स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। और यहाँ पे हम स्पेशली ताम्रपाषाण काल या कैलकोलिथिक एज के बारे में जो पढ़ेंगे, पूरा फैक्चुअल चीज़ होगा, यानी वन लाइनर है, तो आप इससे अपना नोट्स भी पुट अप कर सकते हैं। और एसएससी और स्टेट पीसीएस में जो भी इतिहास खंड से जो सवाल पूछे जा सकते हैं ताम्रपाषाण काल पर, उनका हमने इसमें समावेश किया है। तो उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करे उसमें। तो ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करें तो ऐसा काल जिस समय तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग साथ साथ हुआ, ताम्रपाषाण काल कहलाता है। और हुआ ये था कि जैसे ही नवपाषाण युग का अंत हुआ, तो उस अंत के साथ साथ ही धातुओं का इस्तेमाल होने लगा। और धातुओं में जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ उसमें तांबा प्रमुख था, यानी सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ वो तांबा था। और ताम्रपाषाण काल में जो लोग थे, ये तांबे और पत्थर के औजारों का साथ साथ मिलकर प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा ये जो ताम्रपाषाण काल है, तो इस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति के लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इस कारण इस संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, यानी कि कैलकोलिथिक एज आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल है। और अगर हम बात कर लें कि भारत के संदर्भ में ताम्रपाषाण के स्थलों का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, तो इसमें शामिल है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा, और पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में ये ताम्रपाषाण फैला हुआ था। और इस विस्तार को अगर हम व्यापक रूप में देखें कि कहाँ तक फैला हुआ था, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार एवं गिलुन तक फैला हुआ था। जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो गणेश्वर में विस्तृत था ये जगह। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात कर लें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सोपी सभ्यता या कालीबंगा ये ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा था। यहाँ तक ताम्रपाषाण संस्कृति फैला हुआ था। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये सोपी सभ्यता भी कहा जाता है, ये कालीबंगा में फैला हुआ था। और ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ था, यहाँ का जो प्रमुख स्थान है आहार एवं गिलुंद है। और ये जो आहार और गिलुंद स्थल हैं, ये बनास घाटी के सूखे अंचल में फैले हुए थे। और गरेश्वर जो स्थल है ताम्रपाषाण संस्कृति का राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, ये बहुत ही विशेष महत्व का स्थल है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लें पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाण स्थल का जो विस्तार था उसकी बात करें तो इसमें मालवा, कायथा, एरण, महेश्वर, नौदा टोली, ये यहाँ पे ताम्रपाषाण स्थल पाए गए हैं। और ये जो भी ताम्रपाषाण स्थल हैं ये सभी मालवा संस्कृति से संबंधित हैं। और पश्चिमी महाराष्ट्र के स्थल की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में 2 ज़िले में ये पाए गए थे, अहमदनगर ज़िले में और पुणे ज़िले में। तो अहमदनगर ज़िले में जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, और पुणे ज़िले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, और एक सावलदा, मुंबई। तो ये जितने भी स्थल हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में जो पाए गए हैं ये सभी जोरवे संस्कृति से संबंधित हैं। और जोरवे संस्कृति से इसको इसलिए संबंधित किया गया है कि जिनके जो भी लक्षण हैं वो जोरवे संस्कृति से मेल खाते हैं। इसके अलावा ये जो संस्कृति है पश्चिमी महाराष्ट्र की में जो ताम्रपाषाण संस्कृति था, ये विदर्भ के कुछ भाग और कोंकण तट प्रदेश को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में फैली हुई थी ताम्रपाषाण संस्कृति की जोरवे संस्कृति। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में ये अजंतरी खेड़ा, लाल किला, सैयई इन 3 जगहों पर ताम्रपाषाण संस्कृति पाई गई है। जबकि पश्चिम बंगाल के स्थलों की बात करें ताम्रपाषाण स्थल की, तो इसमें शामिल है पांडुराजा ढिबी और महिषदल। इन 2 जगहों पर ताम्रपाषाण सभ्यता पाई गई है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह में इस सभ्यता का विस्तार है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरवन 2 स्थल हैं जो कि प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। और
थोड़ी सी हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के काल देख लें तो जो कायथा संस्कृति है, कायथा जो कि मध्य प्रदेश में पाया गया है, और इसका जो समय है वो 2000 से 1800 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य रखा जाता है। और इसका जो क्षेत्र है चंबल नदी का क्षेत्र है। जबकि मालवा संस्कृति की बात करें तो इसका समय 1700 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य रखा जाता है और इसका क्षेत्र है नर्मदा नदी का क्षेत्र। जबकि आहार संस्कृति जो कि राजस्थान में पाई गई है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो इसका जो समय काल रखा गया है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व रखा गया है और इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान का उदयपुर जिला इसमें शामिल है। और प्रभास संस्कृति की अगर हम बात करें तो प्रभास संस्कृति जो कि 2000 से 1400 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य इसका समय काल रखा गया है। ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित है ये। और सवालदा संस्कृति की बात करें जो कि 2300 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। ये महाराष्ट्र में स्थित है ये ताम्रपाषाण स्थल। और रंगपुर संस्कृति की बात कर लें तो ये 1700 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय रखा गया है और इसका भी जो क्षेत्र है वो गुजरात का तटीय क्षेत्र है। जबकि जोरवे संस्कृति की बात कर लें तो इसका समय 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व तक रखा गया है और इसका जो क्षेत्र है वो दायमाबाद और इनाम गांव है। अब थोड़ी सी हम बात कर लें ये जो आहार जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसका प्राचीन नाम ताम्रवती या ताम्रवंती यानी कि तांबे वाली जगह थी। और ये जो आहार संस्कृति का काल निर्धारण जो रखा गया है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। और आहार के जो लोग थे वो पत्थर के बने घरों में रहते थे। जबकि जो गिलुन जगह है उत्तर पूर्वी राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का, उसको आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। इसके अलावा यहाँ से पक्की हुई ईंटों का साक्ष्य मिला है। और ताम्रपाषाणिक सभ्यता के बारे में एक चीज़ विशेष है कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग बहुत कम होता था। इसके अलावा ये जो ताम्रपाषाण युग है तो इस समय के लोग गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पाला करते थे। इसके अलावा इनके द्वारा जिस जानवर का शिकार किया जाता था उसका नाम हिरण है, यानी कि लोग हिरण का शिकार करते थे। और ऊंट के अवशेष भी पाए गए हैं ताम्रपाषाण स्थल में। और कृषि की बात कर लें तो ताम्रपाषाण युग में गेहूं चावल के अलावा बाजरे की खेती की जाती थी। इसके अलावा मसूर, उड़द, मूंग और मटर जैसे दलहनी फसल उगाई जाती थी। और नौदा टोली स्थल जो कि मालवा संस्कृति से संबंधित है, यहाँ बेर और अलसी उपजाया जाता था। इसके अलावा पूर्वी भारत में यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं जिसे बंसी कहा जाता है वो मिले हैं। इसके अलावा वहाँ पर चावल के भी अवशेष मिले हैं। और तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वी भारत के लोगों का आहार मछली भात था, जो कि देश के इन हिस्सों में आज भी प्रचलित है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बंगाल के लोग होते हैं मछली भात उनका प्रिय भोजन है। और हम पश्चिमी महाराष्ट्र का जो एक जोरवे संस्कृति का हिस्सा है दायमाबाद, उसकी अगर हम बात करें तो ये जो जोरवे संस्कृति पाई गई है वहाँ के 200 स्थलों में से ये सबसे बड़ा स्थल है दायमाबाद। ये लगभग 20 हेक्टेयर यानी कि 49.42 एकड़, या अगर बीघा की बात करें तो लगभग 80 बीघा में फैला हुआ है। और यहाँ पर लगभग 4000 लोग निवास कर सकते थे। इसके अलावा दायमाबाद को इसलिए प्रसिद्धि मिली कि यहाँ बहुत अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। और ये जो इनाम गांव है पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित, ये ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी और इसमें 100 से अधिक घर और बहुत सारी कब्रें पाई गई हैं। इसके अलावा ये जो बस्ती है दायमाबाद की इनाम गांव, ये किलाबंद और खाई से घिरी हुई है। और ये जो इनाम गांव स्थल है ये चूल्हों समेत बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार वाले यहाँ पे मकान मिले हैं। और जो ताम्रपाषाण के लोग हैं ये वस्त्र निर्माण से परिचित थे। और इसके लिए उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल या सेमर की रुई से बने धागे मिले हैं। इसके अलावा मालवा क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में चरखे और तकलियाँ मिली हैं, यानी कि ये
ताम्रपाषाण के लोग कताई और बुनाई का कार्य जानते थे। इसके अलावा इनाम गांव में, जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ कुम्भकार, धातुकार, हाथी दाँत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और जो खिलौने की जो मूर्ति होती है टेराकोटे यानी कि मिट्टी की मूर्ति, उनको बनाने वाले भी कारीगर का पाए गए हैं। और महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे सावधान के लिए कि जो मृतक होते थे उनको कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। इसके अलावा ये ताम्रपाषाण काल में मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं, इससे ये साबित होता है या कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इसके अलावा कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएँ भी मिली हैं। और जो बस्ती का ढांचा मिला है, यानी कि कुछ बड़े घर, फिर छोटे घर, और जो शव संस्कार विधि मिली है कि आंशिक समाधान और पूर्ण समाधान इस टाइप का, तो इन दोनों से यह पता चलता है कि जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वहाँ पे असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। इसका वजह ये था कि लोग अब कृषि करने लग गए थे, तो उपज लोगों के पास हो रहा था, हालांकि ये शिकार भी करते थे, तो इनके पास उपज का एक हिस्सा बच जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति में असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति है कि वहाँ की बस्तियों में एक प्रकार का निवासगत अधिक्रम यानी कि ऊंचे नीचे का क्रम देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बस्तियां थीं जो 20 हेक्टेयर में फैली हुई थी, जैसे कि दाइमाबाद, जबकि कुछ बस्तियां केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी कम में फैली हुई थी। और इससे ये मतलब देखने को मिलता है इससे कि द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है, यानी कि बस्तियां थी उनके विस्तार में अंतर था। और उसका मतलब ये भी होता है कि जो बड़ी बस्तियां थी उनका दबदबा छोटी बस्तियों पर रहता था, है ना। इसके अलावा एक जो विशेष बात थी वो ये थी कि जो बड़ी बस्तियां थी और छोटी बस्तियां थी, इन सभी बस्तियों में जो सरदार थे और उनके जो नेता थे ये आयताकार मकानों में निवास किया करते थे, जबकि ये जो नेता और इनके सरदार थे जो कि आयताकार मकानों में रहा करते थे, ये गोल झोपड़ियों में रहने वाले लोगों पर अपना प्रभुत्व रखने का कार्य करते थे। और महाराष्ट्र के ही अगर हम इनाम गांव की बात करें तो यहाँ पर शिल्पी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि जो सरदार लोग होते थे गांव के वो प्रायः केंद्र भाग में निवास करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल में सामाजिक दूरी का आभास होने लगा था। और ये जो मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और राजस्थान, यहाँ से रूढ़ शैली में मिट्टी की बनी हुई वृषभ या सांड की आकृतियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो वृषभ था या सांड उसकी धार्मिक महत्व था। और कायथा जो कि मध्य प्रदेश का में मालवा संस्कृति का एक जगह है, वहाँ से एक घर में तांबे की 29 कंगन और 2 अद्वितीय प्रकार की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित गणेश्वर जो जगह है ये विशेष है, और जो इसका समय काल रखा गया है वो 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और तो इसलिए जो इसकी बहुत सी वस्तुएं हैं वो जो हड़प्पा सभ्यता थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, उससे पहले की है। और ये जो स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, यानी कि जो हड़प्पा वासी थे वो गणेश्वर से ही तांबा लाया करते थे। और लेकिन एक विशेष बात ये है कि गणेश्वर जो स्थल है इन लोगों ने हड़प्पा से कोई भी तत्व ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हड़प्पा जो संस्कृति थी नगरीय थी, जबकि जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है ये पूर्णतः ग्रामीण थी। और ये जो गणेश्वर स्थल है यहाँ के लोग कुछ हद तक कृषि पर और मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। तो ये एक विशेष बात है गणेश्वर के लिए, गणेश्वर स्थल के लिए। इसके अलावा जो गणेश्वर संस्कृति है इसको प्रायः प्राग हड़प्पाई या ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। प्राग हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। और ये जो स्थल है गणेश्वर स्थल, ये
ये खेतरी का जो तांबे की पट्टी थी उसके सीकर झुंझुनू क्षेत्र की जो तांबे की खदान है उसके पास स्थित है। और यहाँ से खुदाई में तीर के नोक, बर्छे के फाल और बंसी मछली पकड़ने वाली, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि वस्तुएं मिली है। और थोड़ी सी हम अब कायथा संस्कृति की अगर बात कर लें, जिसका जो काल निर्धारण किया गया है लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व, तो ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। और इसके जो मृद भांड हैं यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं उसमें कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं और इस पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो गणेश्वर स्थल है इस पर हड़प्पा संस्कृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि जो कायथा संस्कृति है ये हड़प्पा संस्कृति से थोड़ी सी प्रभावित हुई है। और जो नौदा टेली है, नौदा टोली, एरण और नागदा, तो यहाँ जो मालवा संस्कृति पाई गई है तो ये टोटली हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। लेकिन जो कायथा संस्कृति है ये थोड़ी सी, यानी कायथा संस्कृति जो है ये कि मालवा संस्कृति के अंदर आती है, लेकिन कायथा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से थोड़ी सी प्रभावित है, जबकि नौदा टोली, एरण और जो नागदा में मालवा संस्कृति पाई गई है ये हड़प्पा संस्कृति से बिल्कुल पृथक है। इस पर हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा संस्कृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में जो ताम्र पसाड़ी संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई, और सिर्फ जोरवे संस्कृति जो थी वो 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। और इस संस्कृति के खत्म होने का कारण वर्षा की कमी को माना जाता है। और सोने के आभूषण सिर्फ जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं, यानी कि जोरवे संस्कृति के निवासी सोने से परिचित थे, लोहे से नहीं थे। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में ताम्रपाषाण अवस्था का क्या महत्व है, तो महत्व इस प्रकार का है कि जो ताम्रपाषाण के लोग थे, ताम्रपाषाणिक लोग थे, ये छोटे पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। और इनमें से जो अधिकतर लोग थे वो तांबे को पिघलाने की कला को जानते थे। तो इनका जीवन थोड़ी सी नवपाषाणिक लोगों की अपेक्षा आसान था। और लगभग जितने भी ताम्रपाषाणिक समुदाय के लोग थे ये चाक पर बने हुए काले और लाल मृद भांडों यानी कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा चित्रित मृद भांड का सबसे पहले प्रयोग करने वाले ताम्रपाषाणिक लोग ही थे। और ये मिट्टी के बर्तनों में या मृद भांडों में खाना पकाने, पानी पीने और सामान रखने के लिए इनका प्रयोग करते थे। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले ये ताम्रपाषाणिक लोग ही थे जिन्होंने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। थोड़ी सी फैक्चुअल बात कर लें तो जो मध्य प्रदेश का कायथा है, एरण है, और पश्चिमी महाराष्ट्र का जो इनाम गांव ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, यहाँ की जो बस्तियाँ हैं ये किलाबंद हैं। तो सिर्फ 3 ताम्रपाषाण काल की जो 3 स्थल हैं, कायथा, एरण और इनाम गांव, इनकी जो बस्तियाँ हैं वो किलेबंद पाई गई हैं। और जो 100 की संस्कार विधियाँ थी यानी कि समाधान की विधियाँ थी भिन्न भिन्न प्रकार की थी। अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। इसके अलावा पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था और वहीं पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलन में था। और ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है ये मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी और यहाँ तांबा जो था वो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध था। और ये लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो कि तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था, लेकिन इनको नहीं पता था। तो ये इनके पतन का भी एक छोटा सा कारण था। इसके अलावा ये जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे ये लिखने की कला नहीं जानते थे और ये नगरों में निवास नहीं करते थे। ताम्रपाषाण सभ्यता जो थी टोटली ग्रामीण सभ्यता थी। और ताम्रपाषाण युग की अगर हम थोड़ी दुर्बलता की बात कर लें तो देखिए ये लोग क्या था कि मवेशी पाला करते थे
और उनको अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। इसके अलावा ये जो पशुपालन करते थे सिर्फ मांस प्राप्त करने के लिए करते थे, और दूध पीने या घी बनाने या दूध के किसी भी उत्पाद के बारे में इनको उतना ध्यान नहीं देते थे, और दूध दुहने का कार्य नहीं करते थे। इस कारण ये लोग यानी कि ताम्रपाषाण काल के लोग पशुओं से पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके। इसके अलावा ताम्रपाषाण स्थल में न ही हल पाया गया, न ही फावड़ा पाया गया, बल्कि ज़मीन खोदने की डंडी या डंडा पाया गया, जिसे कि डिंगिंग स्टिक कहा जाता है। उससे इन लोगों ने खेती किया। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो उत्पादन था वो उतना नहीं था जितना होना चाहिए। इसके अलावा ये कमी थी। और एक सबसे बड़ी ताम्र निधि यानी कि तांबे के उपकरणों के जखीरे मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है। और इसमें क्या है कि 424 जो हैं तांबे के औजार व हथियार मिले हैं, जबकि 102 चांदी के पतले पत्थर या पतली सीट मिली है। यानी कि ताम्रपाषाण काल के लोग सोने और चांदी से परिचित थे। तो ये था ताम्रपाषाण काल के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। जय हिंद।